गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए आज अब हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी किसे कहते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी किसी भी परमाणु के न्यूक्लियस का अगर विखंडन होता है तो उससे बड़े पैमाने पर ऊर्जा उत्पत्ति होती है, या न्यूक्लियस का संलयन होता है, जुड़ता है, तो भी बड़े पैमाने पर ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। अब प्रश्न उठता है कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसमें दो प्रक्रिया है। पहला है एक हैवी न्यूक्लियस का दो भागों में टूट जाना, और दूसरा प्रक्रिया है दो हल्के नाभिक का जुट करके एक हैवी नाभिक के रूप में परिवर्तित हो जाना। तो कहते हैं कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, जिनके एटम में न्यूक्लियस का विखंडन हम कराते हैं, उनको तोड़ते हैं, और इस विखंडन से बड़े पैमाने पर ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। तो सेपरेटिंग ऑफ न्यूक्लियस इनटू टू लाइट न्यूक्लियस, एक हैवी न्यूक्लियस है और इसको तोड़ करके दो लाइट न्यूक्लियस में परिवर्तित अगर हम कर देते हैं किसी प्रक्रिया के तहत, तो इसको हम कहें कि यह विखंडित हो गया, न्यूक्लियस टूट गया, दो भागों में परिवर्तित हो गया। तो हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन, किसी भी एटम के नाभिक का दो भागों में टूट जाना, और ऐसी टूटने की प्रक्रिया को हम न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। और इस प्रक्रिया के दौरान बड़े पैमाने पर ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। और एक दूसरा प्रक्रिया है कि दो लाइट न्यूक्लियस है, दो हल्के न्यूक्लियस है, और दोनों जब आपस में जुड़ जाते हैं तो एक बड़ा न्यूक्लियस का निर्माण कर देते हैं, हैवी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। तो इसमें भी बड़े पैमाने पर ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। तो इसको, चूंकि इसमें दो न्यूक्लियस, छोटे न्यूक्लियस, लाइट न्यूक्लियस आपस में जुट करके एक हैवी न्यूक्लियस बना रहे हैं, यानी कि दो जुट रहे हैं, संलयित हो रहे हैं, तो इनको हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। अब न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि दो हल्के जुट करके बड़े बन गए, बड़े न्यूक्लियस का निर्माण कर दिए, हैवी न्यूक्लियस का निर्माण कर दिए, तो न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। और एक बड़ा टूट करके दो भागों में बट गया, दो हल्के न्यूक्लियस में टर्न हो गया, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि किसी न्यूक्लियस के टूटने से भी, और न्यूक्लियस, दो छोटे न्यूक्लियस जुट करके भी, एक हैवी टूट करके भी और हल्का जुट करके भी, दोनों ही परिस्थितियों में, टूटने पर भी और जुटने पर भी, बड़े पैमाने पर ऊष्मा, हीट एनर्जी की प्राप्ति होती है। अब हम इसमें थोड़ा सा देखेंगे, आगे चलेंगे कि न्यूक्लियर फिजन, इन दोनों प्रक्रियाओं के तहत जो हमको ऊर्जा प्राप्त होता है, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, तो इन दोनों प्रक्रियाओं के तहत जो हमको ऊर्जा प्राप्त होता है, ऐसे ऊर्जा को हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं, या उसको हम एटॉमिक एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। अब हम बारी बारी से पढ़ते हैं न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। तो पहले न्यूक्लियर फिजन, तो कुछ ऐसे एलिमेंट खोजे गए जो रेडियो एक्टिव थे, उनमें से यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम, तीन प्रकार के एलिमेंट अभी खोज किया गया है जो रेडियो एक्टिव है और जिसके एटम को तोड़ा जा सकता है, और जिसके एटम को तोड़ करके बड़े पैमाने पर हीट एनर्जी की प्राप्ति कर सकते हैं। अब हम
फ्यूजन के दौरान देखते हैं कि एक यूरेनियम का एटम ली और यूरेनियम 235, यूरेनियम के एटम पर हम प्रहार कराते हैं। किससे? न्यूट्रॉन से। स्लो वेग वाला या कम एनर्जी वाला एक न्यूट्रॉन से इस पर प्रहार कराया जाता है। यूरेनियम के एटम पर, यूरेनियम के न्यूक्लियस पर प्रहार कराया जाता है, बम्बार्डिंग कराई जाती है, जिससे यूरेनियम का एटम टूट जाता है। यूरेनियम का एटम टूट जाता है। किसमें? बेरियम में और क्रिप्टन में। इसका होता है 94 होता है। अब हमने देखा कि यूरेनियम पर जब हम स्लो मोशन वाले न्यूट्रॉन से प्रहार कराते हैं तो यह टूट जाता है और दो हल्के न्यूक्लियस में टर्न हो जाता है और दो अलग प्रकार के एटम का निर्माण हो जाता है, एक बेरियम और दूसरा क्रिप्टन। और साथ ही साथ इसके साथ क्या होता है? 3 न्यूट्रॉन निकलता है और एनर्जी की उत्पत्ति होती है। अब इस तरह से हम 139 होगा, 36 नहीं, सॉरी 139 है। और हम देखते हैं कि हीट एनर्जी की उत्पत्ति होती है। यहां एनर्जी मैंने लिखा, हीट एनर्जी। यूरेनियम जो है यह एक हैवी एटम का न्यूक्लियस है। इसको जब हम न्यूट्रॉन के प्रहार से तोड़ देते हैं तो यह बेरियम और क्रिप्टन में परिवर्तित हो जाता है और 3 न्यूट्रॉन की भी उत्पत्ति करता है। इस फ्यूजन के दौरान, इस रिएक्शंस के दौरान इस हैवी जो एटम का न्यूक्लियस था, इसके मास में थोड़ा सा कमी आ जाता है और वही थोड़ा सा जो मास कमता है वो हीट एनर्जी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मास जो परिवर्तित हुआ, मास जो लॉस किया, वह हीट एनर्जी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से हमने न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया को देख लिया। न्यूक्लियर फ्यूजन में दो लाइट न्यूक्लियस आपस में जुट करके हीट एनर्जी की उत्पत्ति करते हैं। हालांकि इसको हम बाद में पढ़ाएंगे, अभी शॉर्ट में आपको मैं बता देता हूं कि हाइड्रोजन का एक आइसोटॉप्स है ड्यूटेरियम, इसको कहते हैं। हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स है ड्यूटेरियम। ये दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो क्या बनता है? फ्यूजन कराते हैं तो हीलियम बनता है। हीलियम बनता है। हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स ड्यूटेरियम को अगर हम जोड़ते हैं, संलयन कराते हैं, नाभिकीय संलयन कराते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन कराते हैं, तो ये दोनों आपस में जुट करके हीलियम का निर्माण करते हैं। साथ ही साथ एक पॉजिट्रॉन का भी निर्माण करता है, 2 पॉजिट्रॉन का निर्माण करता है, 2 पॉजिट्रॉन। और इसके साथ ट्रेमेंडस हीट एनर्जी की उत्पत्ति होती है। तो यहां 2 हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स ड्यूटेरियम आपस में जुट रहे हैं और यहां हमने देखा कि यूरेनियम टूट रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में टूटने वाला को फ्यूजन
और जुटने वाला को फ्यूजन कहते हैं। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे रिएक्शन कराया जाता है। जो हम फ्यूजन जो करा रहे हैं और इससे जो हीट एनर्जी निकलती है इसका हम कैसे उपयोग करते हैं। तो थोड़ा हम देख लेते हैं कि फ्यूजन कराना बहुत घातक है। क्यों भाई? तो इससे रेडियो एक्टिव किरण निकलते हैं जो जन जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं। प्लांट फ्लोरा एंड फौना सबको नुकसान पहुंचाते हैं। तो एक स्टील का फर्नांस मतलब रिएक्टर बनाया जाता है। जमीन के नीचे रखते हैं इसको ताकि इससे निकली हुई किरण बाहर न निकल सके। और ये जो आपका बना हुआ क्या है, ये जो आपका बना हुआ भाग है इसको चारों तरफ से कंक्रीट की दीवार से हम पकड़ लेते हैं। मैं बता रहा था न्यूक्लियर पावर प्लांट में कि एक स्टील का फर्नांस होता है और इस स्टील का फर्नांस जमीन के अंदर इसको रखा जाता है क्योंकि इससे निकलने वाला रेडिएशन किसी को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक, मैं बता रहा था आपको कि इस न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो स्थापना की जाती है इसमें स्टील का फर्नांस होता है और इसके चारों ओर कंक्रीट का मोटा दीवार बनाया हुआ रहता है क्योंकि इससे निकलने वाला जो रेडियो एक्टिव किरण है इसको या तो यह अवशोषित कर दे या बाहर ना निकलने दे। क्योंकि बाहर आप जानते हैं कि जैसे ही बाहर निकलेगा तो यह क्या करेगा, जनजीवन फ्लोरा एंड फौना को नुकसान पहुंचाएगा। तो बाहर से इसमें कंक्रीट का दीवार बनाया रहता है। अब इसके बाद देखिए कि इस कंक्रीट के अंदर इस स्टील वाला जो भाग है, कंक्रीट के अंदर स्टील है, स्टील के फर्नांस के नीचे ग्रेफाइट का एक कोर बनाया रहता है और इस ग्रेफाइट में ही यूरेनियम रॉड लगाया रहता है। यह यूरेनियम रॉड ग्रेफाइट के अंदर ही लगाया रहता है रिएक्शन करने के लिए और न्यूट्रॉन से इसमें बम्बार्ड किया जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि जब हम एक न्यूट्रॉन से यूरेनियम के एटम को तोड़ते हैं, न्यूक्लियस को तोड़ते हैं, तो 3 न्यूट्रॉन की प्रोडक्शन होता है और 3 से 9 हो जाएगा और 9 से 27 हो जाएगा और 27 से 81 हो जाएगा। तो इस तरह से तुरंत ही क्षण भर में बहुत सारे न्यूट्रॉन की उत्पत्ति हो जाएगी और वह विस्फोट अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, एक बोरोन रॉड लगा देते हैं और यह बोरोन रॉड क्या करता है, यह कंट्रोल करता है, किसको, बोरोन रॉड कंट्रोल करता है, इसमें न्यूट्रॉन को नियंत्रित करता है। कैसे? तो इससे रिएक्शन में निकलने वाले न्यूट्रॉन को, मैक्सिमम न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेता है। और यह बोरोन रॉड बाहर से कंट्रोल किया जाता है। ज़्यादा अंदर घुसेर दिए इस ग्रेफाइट वाला कोर में, तो अगर पूरा घुसेर देंगे अंदर तो सारा के सारा न्यूट्रॉन को सोख लेगा। तो ऐसी परिस्थितियों में रिएक्शन बंद हो जाएगा। तो हम अपने हिसाब से इसको ऊपर नीचे करते हैं और कंट्रोल करते हैं, न्यूट्रॉन को अवशोषित करते हैं। अब यह जो बोरोन है, यह तो औसत इसमें रिएक्शन होना शुरू हो गया। अब बोरोन इसको कंट्रोल कर दिया। ग्रेफाइट का काम है कि ग्रेफाइट न्यूट्रॉन के स्पीड को स्लो कर देता है। स्लो मोशन, हमने कहे थे कम एनर्जी वाला न्यूट्रॉन से हम इसको प्रहार कराते हैं। इस स्टील के फर्नांस में हम एक लिक्विड भर देते हैं। इस लिक्विड का नाम क्या है?
इस लिक्विड का नाम क्या है? इस लिक्विड का नाम क्या है? सोडियम। सोडियम लिक्विड को भर देते हैं और सोडियम लिक्विड को कॉइल कर देते हैं पाइप को। इस तरह से हम पाइप को कॉइल कर देते हैं, पाइप को कॉइल कर दिया। और यह जो पाइप कॉइल है, यहाँ एक क्या रहता है? बॉयलर रहता है, एक बॉयलर है और इस बॉयलर में पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। अब और इसमें पंप लगाया हुआ है। ये क्या है? पंप है। इस बॉयलर से सोडियम जब गर्म होकर के इधर से निकलेगा तो इस पानी को गर्म कर देगा और पानी जैसे ही गर्म होगा तो यह वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा और वाष्प इधर से तेज गति से निकलने लगेगा। वाष्प जो निकलेगा, यहां हम क्या रखते हैं? एक टरबाइन रखते हैं, टरबाइन रख दिए हैं और इस टरबाइन में हम जोड़ दिए हैं जनरेटर, जिससे हमको इलेक्ट्रिसिटी निकल रहा है। अब वाष्प जो इधर गया तो इस वाष्प को फिर हम कहाँ लाते हैं? कंडेंसर में लाते हैं और कंडेंसर से हो करके फिर इसमें गुजार देते हैं। यहां कंडेंसर हम लगाते हैं और इस कंडेंसर में पानी को इधर से इन कराते हैं और इधर से पानी को आउट कराते हैं। यानी कि इसमें जो वाटर है उसको हम चेंज करते रहते हैं। हो गया हमारा बन के तैयार। तो आपने देखा कि यह परमाणु रिएक्टर है और इस रिएक्टर से एटम के रॉड को रिएक्ट करा रहे हैं और रिएक्ट कराने के दौरान लिक्विड सोडियम गर्म हो जाता है, गर्म होकर के पानी को गर्म करता है और पानी गर्म होता है तो यह वाष्प बन जाता है। वाष्प टरबाइन को घुमाता है, टरबाइन से जनरेटर जुड़ा हुआ है, इससे इलेक्ट्रिसिटी निकलने लगती है और जो बचा हुआ वाष्प है फिर इस माध्यम से गुजरता है तो यहाँ वह कूलेंट लगाया हुआ है और ठंडा होता है, फिर पानी के स्तर में यहाँ चला आता है। तो यह प्रोसेस है एटॉमिक रिएक्टर, एटॉमिक पावर प्लांट का, न्यूक्लियर पावर प्लांट का। अब बात आता है एटम बम का। तो एटम बम न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया। न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया ये चलते हैं कि हमारे भारत भर में अभी तक 6 जगह पर यह सेंटर स्थापित किया गया है ना। पावर प्लांट की स्थापना 6 जगह पर किया गया है। अब कहाँ कहाँ 6 जगह है? 6 जगह पर कहाँ कहाँ स्थापना किया गया है इंडिया में? तो कलपक्कम है, जगह का नाम है, यह स्थापित किया गया है हम लोग का परमाणु रिएक्टर सेंटर, यह है तमिलनाडु में। और कैगा है कर्नाटक में। इसके बाद एक है तारापुर, तारापुर है महाराष्ट्र में। यहां लगाया गया है एटॉमिक रिएक्टर, जहां से हम इलेक्ट्रिसिटी की उत्पत्ति करते हैं। गुजरात में है कपरापुर,
कपरापुर है गुजरात में, और राजस्थान में है, कोटा के नजदीक में है राणा प्रताप सागर, कहाँ है? गुजरात या राजस्थान में। पांचवा हो गया। और छठा है उत्तर प्रदेश में नरौरा, यूपी में। तो इस तरह से 6 गो एटॉमिक रिएक्टर सेंटर हमारे भारत में है, जो बनिस्पत बहुत कम है हम लोग को अभी। और इस एनर्जी की उत्पत्ति यानी कि इस रिएक्टर सेंटर की स्थापना करनी चाहिए, जिससे हम अधिक से अधिक परमाणु ऊर्जा को बिजली उत्पादन में लगा सके। अब आता है एटम बम। एटम बम किसे कहते हैं? तो एटम बम हम बताए थे अभी परमाणु रिएक्टर में, मैंने बताया कि न्यूक्लियर जब फिजन होता है तो हम विखंडित कराते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी कैसे उत्पन्न करते हैं? तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में हमने कहा कि कंट्रोल्ड रिएक्शन कराते हैं, बोरोन रॉड के माध्यम से हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं और तब हम रिएक्शन कराते हैं। कंट्रोल्ड रिएक्शन होता है, लेकिन अगर अनकंट्रोल्ड रिएक्शन हो जाए तब क्या होगा? तो हम यूरेनियम को और प्लूटोनियम को हम यूज करते हैं एटम बम में। और कैसा? अनकंट्रोलेबल। इसमें न्यूट्रॉन से प्रहार करा देते हैं, तो यह जब रिएक्ट करता है तो कुछ ही सेकंड में यह कई गुना मतलब कहते हैं कि एक ग्राम अगर मान लेते हैं, 1 ग्राम कोयला जलाते हैं जितना ऊर्जा मिलेगा, तो यूरेनियम 1 ग्राम जलाइएगा तो कोयला के बनिस्पत 10 लाखवां गुना ज्यादा ऊर्जा आपको यूरेनियम देगा। और अनकंट्रोल्ड तरीके से हम इसका रिएक्शंस कराते हैं। इससे बना हुआ बम अमेरिका द्वारा 1945 ईस्वी में, जापान, उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया था। हिरोशिमा पर यूरेनियम से और प्लूटोनियम से नागासाकी पर। हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को। और इस दौरान लगभग 1.5 लाख आदमी से ज्यादा मारे गए थे। और उसके बाद भी उसके रेडिएशन से वहां के बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचा था। तो यह एक बहुत बड़ी बम जो है से मानव विनाशकारी साबित होता है। आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन के बारे में हमको चलना है कि आइंस्टीन एक व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि आइंस्टीन E होता है mc², और m को कहते हैं मास और c को कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट। अब आप देखिए कि अगर मास हम 1 kg मानते हैं और स्पीड कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो ये दोनों को अगर यहां हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आइंस्टीन द्वारा प्राप्त ऊर्जा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 3 3 9 × 10⁻16 मीटर 16 जूल हो जाएगा। तो आइंस्टीन ने यह फॉर्मूला दिया था हम लोग को कि ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है। इसके बाद हम चलते हैं कि एनर्जी यूनिट फॉर द एक्सप्रेशन इन द न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी को हम लोग जो एक्सप्रेस्ड करते हैं वह इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में एक्सप्रेस्ड करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी का एक्सप्रेशन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में हम करते हैं। कहते हैं कि यूनिट ऑफ एक्सप्रेसिंग न्यूक्लियर एनर्जी का एक्सप्रेशन हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में यानी कि ईवी के रूप में
करते हैं। अब देखा जाता है कि 1 इलेक्ट्रॉन जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। इसको जूल कह दीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, और चार्ज ही तो कार्य करने की क्षमता बनाता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। अब इसको अगर हम कहते हैं कि मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर परिणत कीजिएगा 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कितना हो जाएगा, इसमें आप 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल इंटू 10 टू द पावर 6। अब आपको कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -13 जूल हो जाएगा। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -13 जूल होता है। अब द वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास यूनिट इन द टर्म ऑफ एनर्जी, वैल्यू निकालना है कि किसी भी एटम का जो वजन हम मापते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको एटॉमिक मास यूनिट में मापते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में। तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे कि मास ऑफ 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि 1 जूल एटॉमिक मास यूनिट बराबर कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg होता है। ठीक है, यह एब्सोल्यूट मास है किसका, एब्सोल्यूट मास 6 लिखते हैं, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया 1.6 इंटू 10 टू द पावर, तो 27 kg होता है। और अगर हमको निकालना है, क्या निकालना है कि इसका हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे। अब जरा आप देख लीजिए कि सबसे पहले इसको हम आइंस्टीन वाला एनर्जी में टर्न कर देते हैं। तो एनर्जी में अगर हम टर्न करेंगे तो E बराबर क्या होता है mc², और E कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27, और C कितना है 3, ऐसे 2.66 हम लोग लिखते हैं, लेकिन हम यहाँ 3 लिख देते हैं, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 होता है, और इसका स्क्वायर। तो अब 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 इंटू 3 3 जा 9 और 10 टू द पावर 16 हो जाएगा। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 14.4 इंटू 10 टू द पावर, इसमें सब्ट्रैक्ट -11 हो जाएगा, या इसको डेसिमल को 1 पॉइंट इधर लाइए तो 1.44 इंटू 10 टू द पावर -10 हो जाएगा। यह क्या हुआ, जूल हो गया। तो हमने निकाल लिया, क्या निकाला 1 U का। अब हम कहेंगे कि 1 एटॉमिक मास यूनिट बराबर कितना जूल आया 1.44 इंटू 10 टू द पावर -10 जूल। अब हम कहेंगे कि एक यूनिट में 1 एटॉमिक मास यूनिट में कितना मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, तो उसको भी हम लोग निकाल सकते हैं, और यह परीक्षा में पूछ भी देता है हम लोग को। तो जरा देख लीजिए कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल इज इक्वल टू क्या होता है, मेगा में देख लीजिए, इतना इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13 जूल 10 टू द पावर 13 जूल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा
1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर 1 बराबर निकालिएगा तो 1.6 इंटू 10⁻⁻13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर हम 1.44 इंटू 10⁻⁻10 जूल को अगर ले लें तो कितना हो जाएगा, हमको इसको ऊपर कर दीजिए, 1.44 इंटू 10⁻⁻10, 1 मल्टीप्लाई हो तो उतना ही हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻13। अब इसको -13 को ऊपर ले जाइएगा तो +13 हो जाएगा, और 16 से काटिएगा तो 16 44, यानी कि 9 हो जाएगा, 9 हो गया, 0.9 होगा, 9 होगा, 9 होगा। और नीचे 10 बच जाएगा, और ऊपर हो जाएगा आपका इंटू 10⁻³ हो जाएगा 3। अब इस 10 से काट दीजिए तो हो जाएगा 9⁻20। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया किसके बराबर, किसके बराबर है, 1 यूनिट के बराबर। तो 1 मास यूनिट बराबर होता है 900 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे इसका एब्सोल्यूट निकाला गया है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखिएगा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम कहीं डेसिमल में कम अंक आके हैं इसलिए आपका 900 आया है। तो इस तरह से हमने देखा न्यूक्लियर एनर्जी में न्यूक्लियर फ्यूजन। अब मैं बताऊंगा न्यूक्लियर फ्यूजन, और न्यूक्लियर फ्यूजन देख लीजिए कैसे उसमें नाभिकीय संलयन होता है। और अब हम लोग चलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, तो फ्यूजन में हमने बताया था कि कोई हैवी न्यूक्लियस टूट करके 2 लाइट न्यूक्लियस में परिवर्तित हो जाते हैं तो बड़े पैमाने पर ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। लेकिन फ्यूजन में क्या है कि 2 लाइट आपस में मिलकर के, 2 लाइट न्यूक्लियस आपस में मिलकर के एक हैवी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं, और इस दौरान बड़े पैमाने पर ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। तो इसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। ऐसा कहाँ होता है, तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन के 2 लाइट न्यूक्लियस है जिसको हम लोग ड्यूटेरियम कहते हैं, हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स है। तो हाइड्रोजन के 2 ड्यूटेरियम है और हाइड्रोजन के 2, ये दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं, फ्यूजन करा देते हैं तो क्या बनता है, हीलियम बन जाता है। और क्या बनता है, न्यूट्रॉन बनता है। एक न्यूट्रॉन बन जाता है, एक न्यूट्रॉन बनता है, और इसके दौरान ट्रेमेंडस हीट होता है। हीट एनर्जी की प्रोडक्शन हो जाता है, उत्पत्ति हो जाता है। तो यह फ्यूजन रिएक्शन है। अब इस फ्यूजन रिएक्शन जो होता है, आप जानते हैं कि प्रत्येक न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, और 2 अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस को नजदीक लाइएगा तो दोनों में रिपल्सन उत्पन्न होगा। अब दोनों में रिपल्सन होगा और दोनों को हमको संयोग कराना है, दोनों को जोड़ना है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, ट्रेमेंडस हीट और ट्रेमेंडस प्रेशर की आवश्यकता होती है। मतलब बहुत टेम्परेचर और बहुत प्रेशर की आवश्यकता होती है। अगर ऐसा हम करते हैं तब जाकर के हमारा ड्यूटेरियम 2 हल्के न्यूक्लियस आपस में जुट करके हीलियम के एक हैवी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। अगर ऐसा करते हैं
तभी हमारे पास बड़े पैमाने पर ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। यह जो फ्यूजन है, यह फ्यूजन से जो ऊर्जा की उत्पत्ति होती है इतना उत्पन्न होती है कि यह अनकंट्रोल्ड है, हमारे बस की बात नहीं है कि हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे। हम इसको कंट्रोल फ्यूजन में नहीं कर पाते। अब इसी सिद्धांत पर हम एक बम बनाते हैं, अनकंट्रोल्ड पर विपंस बनाते हैं, हथियार बनाते हैं, जिसको हम लोग हाइड्रोजन बम कहते हैं, और इसी सिद्धांत पर काम करता है। तो हाइड्रोजन बम के लिए हमको बनाने के लिए क्या करते हैं, नाभिकीय संलयन करवाना रहता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम हाइड्रोजन ड्यूटोरियम ले लेते हैं, और हाइड्रोजन का एक और आइसोटॉप्स है जिसको हम लोग ट्रिटियम कहते हैं। साथ ही साथ हम लिथियम एलिमेंट भी इसमें जोड़ लेते हैं। और अब चूंकि ड्यूटोरियम को हमको जोड़ना है, 2 ड्यूटोरियम को जोड़ना है, तो इसके लिए ट्रेमेंडस हीट चाहिए, और वो हीट कहाँ से आएगा, तो हमको फ्यूजन रिएक्शन कराना पड़ता है। तो फ्यूजन के लिए क्या चाहिए, यूरेनियम चाहिए, और प्लूटोनियम भी हम लोग ले लेते हैं। ये दोनों को हम फ्यूजन कराते हैं, यूरेनियम या प्लूटोनियम को फ्यूजन कराते हैं। तो फ्यूजन कराते हैं तो भी ट्रेमेंडस हीट आती है, और उस ट्रेमेंडस हीट से यह ड्यूटोरियम आपस में जुड़ जाता है, और जुड़ता है तो एक हैवी हीलियम का न्यूक्लियस बन जाता है। अब प्रश्न उठता है कि आप लिथियम को क्यों लाए। तो लिथियम क्या करता है कि लिथियम जब इसमें ड्यूटोरियम जुटता है तो एक न्यूट्रॉन निकलता है, और वह न्यूट्रॉन से लिथियम पर जब प्रहार करता है तो लिथियम 2 भागों में टूट जाता है। लिथियम 2 भागों में टूट जाता है, हीलियम बन जाता है और ट्रिटियम बन जाता है। इसको H3O को ट्रिटियम कहते हैं ना, और यह हीलियम है जिसको हम लोग 4-2 कहते हैं। तो हीलियम और ट्रिटियम में बन जाता है, और फिर ट्रिटियम टूट करके और वह आपस में जुट करके 2 ट्रिटियम आपस में जुट करके फिर हीलियम का निर्माण करते हैं। ड्यूटोरियम आपस में जुट करके फिर हीलियम का निर्माण करते हैं। इस दौरान बहुत बड़े पैमाने पर ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। यूरेनियम को जब हम विखंडित कराते हैं, यूरेनियम या प्लूटोनियम को जब विखंडित कराते हैं, फ्यूजन कराते हैं, तो कुछ ही माइक्रोसेकेंड में 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बढ़ा देता है ना। माइक्रोसेकेंड में कुछ ही माइक्रोसेकेंड में इतना टेम्परेचर बढ़ा देता है, जिसके कारण 2 लाइट हाइड्रोजन के जो न्यूक्लियस हैं वो आपस में जुट जाते हैं, और जुटने के बाद वो हीलियम का निर्माण करते हैं। इसके साथ बड़े पैमाने पर हीट की उत्पत्ति होती है। अब सोलर एनर्जी की बात हम लोग करते हैं, तो सूर्य में भी माना जाता है कि सूर्य भी क्या है भाई, तो हाइड्रोजन का एक बहुत बड़ा भंडार है। सूर्य में क्या है, तो हाइड्रोजन का बहुत बड़ा भंडार है, हाइड्रोजन गैस का। अब उसमें हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स या हाइड्रोजन ही आपस में जुड़ते हैं। तो देखा जाता है वहां कि हाइड्रोजन जो है, 2 हाइड्रोजन आपस में जुड़ते हैं तो हीलियम का निर्माण कर देते हैं। साथ ही साथ एक पॉजिट्रॉन का निर्माण करते हैं, 2 पॉजिट्रॉन का भी निर्माण कर देते हैं। तो यहां भी 2 हाइड्रोजन आपस में जुट रहे हैं। कहाँ, सोलर एनर्जी जो हम लोग यहाँ प्रोड्यूस होता है उसमें भी हाइड्रोजन आपस में जुट करके बड़े पैमाने पर ऊर्जा की उत्पत्ति कर रहे हैं, और यह अनवरत करते आ रहे हैं, लगातार करते आ रहे हैं। इस तरह से बड़े पैमाने पर ऊर्जा की उत्पत्ति होते रही है।
अब सोलर एनर्जी और हमारे यहाँ की एनर्जी जो हमने हाइड्रोजन बम से एनर्जी प्राप्त किया या न्यूक्लियर एनर्जी से प्राप्त किया, दोनों में क्या, न्यूक्लियर फ्यूजन से प्राप्त किया, दोनों में क्या अंतर है? तो हम जो न्यूक्लियर फ्यूजन कराते हैं, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स को जोड़ करके बम बनाते हैं, वेपन्स बना देते हैं। यह ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, एनिमल्स को डिस्ट्रक्ट करता है। तो हमने जो बनाया वो डिस्ट्रक्शन के लिए है, विनाशकारी हो गया, विनाश के लिए। लेकिन सोलर एनर्जी है वह लाइफ सपोर्टिंग एनर्जी है, वह लाइफ को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन क्यों, कैसे लाइफ को सपोर्ट कर रहा है? तो लाइफ को सपोर्ट करने का कारण है कि सूर्य हमसे बहुत दूर है। रिएक्शन कहाँ हो रहा है? हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर। इसलिए वहां से एनर्जी जो हमारे पास आ रही है, लॉन्ग डिस्टेंस से आने के कारण कुछ एनर्जी का ह्रास हो जाता है वायुमंडल में, और कुछ कम एनर्जी हमारे पास पहुंचता है। जितना रिक्वायर्ड हम लोग का है उतना ही आता है। इस तरह से यह लाइफ सपोर्टिव बन जाता है। जबकि हाइड्रोजन बम पृथ्वी पर ही रहता है, इसलिए ए लॉट ऑफ हीट के कारण यह डिस्ट्रक्शन करता है, बड़े पैमाने पर डिस्ट्रक्शन करता है, विनाश करता है। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन की अगर बात करें, तो अगर हम फिजन और फ्यूजन की बात करें, विखंडन और संलयन की बात करें, तो दोनों में ही असीमित ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, दोनों में ही बड़े पैमाने पर ऊर्जा होती है। लेकिन फिजन से फ्यूजन मोर देन, फिजन से फ्यूजन में प्राप्त ऊर्जा कई गुना ज्यादा होता है। फिजन में हमने बताया था कि एक न्यूक्लियस जब टूटता है तो 2 न्यूक्लियस में बन जाता है। लेकिन फ्यूजन में हम बताया कि 2 न्यूक्लियस आपस में जुड़ता है तो एक हैवी न्यूक्लियस का निर्माण होता है। फिजन में बताया था कि एक हैवी टूटता है तो 2 छोटे छोटे हल्के न्यूक्लियस बन जाते हैं। मैंने कहा था कि इसमें यूरेनियम को हम जब तोड़ देते हैं तो यह बेरियम और क्रिप्टन में टर्न हो जाता है। लेकिन इसमें हमने बताया कि हाइड्रोजन को जब हम जोड़ते हैं, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स ड्यूटेरियम को जोड़ते हैं तो हीलियम बन जाता है। तो यहां हमने कहा है फिजन में कि विखंडन हो रहा है, एक तो हैवी था वो टूट करके 2 भागों में बट रहा है। लेकिन फ्यूजन में बताया कि 2 छोटे आपस में मिल करके एक हैवी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं और दोनों में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूजन में क्या होता है कि रेडिएशन होता है, रेडियो एक्टिव किरणें निकलते हैं और यह नॉट प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव रेज। रेडियो एक्टिव रेज ये प्रोड्यूस करता है फ्यूजन, लेकिन फ्यूजन में रेडियो एक्टिव रेज प्रोड्यूस नहीं होता। और अगर आगे की और बात करें तो जो फ्यूजन रिएक्शन है यह कंट्रोल्ड है, इसको हम कंट्रोल कर लेते हैं और अनकंट्रोल्ड भी बनाते हैं। लेकिन यह क्या है भाई, फुली अनकंट्रोल्ड है। फ्यूजन फुली अनकंट्रोल्ड है, लेकिन फ्यूजन को हम कंट्रोल्ड भी रिएक्शंस कराते हैं और अनकंट्रोल्ड भी कराते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि फ्यूजन में कंट्रोल्ड भी होता है और अनकंट्रोल्ड होता है। अब हम और थोड़ा सा कह दें कि अगर फ्यूजन की बात करें तो फ्यूजन में हम फ्यूजन जो कराते हैं, विखंडन कराते हैं, इसमें इस प्रक्रिया के माध्यम से हम एटम बम बनाते हैं। लेकिन फ्यूजन के माध्यम से हाइड्रोजन बम बनाते हैं। तो फ्यूजन और फ्यूजन को आपने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं कि यह न्यूक्लियर एनर्जी के क्या एडवांटेज है
और क्या डिसएडवांटेज है, क्यों न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करते हैं या न्यूक्लियर एनर्जी पर अपना ध्यान ज्यादा देते हैं। तो सबसे पहले हम अगर एडवांटेज करें तो क्या है, पहला एडवांटेज अगर हम कह दें तो इट प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ हीट। इसके बराबर कोई भी ऐसा फ्यूल नहीं है जो इतना हीट की प्रोडक्शन करता है। तो यह प्रोड्यूस मोर हीट ना, इट प्रोड्यूस क्या कह सकते हैं, लार्जेस्ट हीट। लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा, लार्जेस्ट मतलब या कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा, मतलब अमाउंट में सबसे ज्यादा, मात्रा में सबसे ज्यादा यह हीट प्रोड्यूस करता है। किसके बारे में हम चल रहे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में हम चल रहे हैं एडवांटेज में। तो यह प्रोड्यूस करता है। दूसरा बात कहते हैं कि इसमें लेस फ्यूल प्रोड्यूस लार्जेस्ट हीट। थोड़ा सा फ्यूल लार्जेस्ट हीट की प्रोडक्शन करता है। जैसा कि हम बताए थे कि 1 केजी अगर कोल हम जलाते हैं तो जितना हीट प्रोडक्शन करता है इसके 10 मिलियन टाइम्स प्रोड्यूस करता है न्यूक्लियर एनर्जी। कोल 1 किलो का जितना प्रोड्यूस करता है हीट एनर्जी, यह न्यूक्लियर एनर्जी 10 मिलियन टाइम्स मोर हीट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है देन कोल। तो इस तरह से यह हम लोग को बहुत फायदे। और फायदे क्या है भाई, और फायदे, यह वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। और हम इसको क्या कह सकते हैं कि यह क्यों हमारे लिए फायदे है, तो यह नॉट प्रोड्यूस क्या एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट, यह कोई स्मोक नहीं निकालता, यह एटमॉस्फेयर को नुकसान नहीं पहुंचाता। इसलिए ये सब इसके फायदे हैं। हम एक बार भट्ठी में, रिएक्टर में, न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल भर देते हैं तो अगले 3 सालों तक फ्यूल भरने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये सब इसके एडवांटेज है। लेकिन ऐसा नहीं, इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं। और डिसएडवांटेज क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी का डिसएडवांटेज क्या है। न्यूक्लियर एनर्जी का डिसएडवांटेज अगर हम कहें कि डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है इसका डिसएडवांटेज। पहला बात अगर हम कहते हैं कि इट प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव रे, यह रेडियो एक्टिव रे प्रोड्यूस करता है जो हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स एज वेल एज प्लांट्स एंड एनिमल, सबको नुकसान देता है। लेकिन इसके जो प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव रेज को हम बाहर निकलने नहीं देते हैं जो लोगों को नुकसान पहुंचाए। हम इसको अपने अंदर में नियंत्रित करके रखते हैं। लेकिन बाय द वे यह किसी कारणवश भूकंप ज्वालामुखी आया और किसी कारणवश रेडियो जो एटॉमिक रिएक्टर सेंटर है उससे लीकेज हो गया तो फिर बड़े पैमाने पर नुकसान है, लॉस है। इसको हम निर्जन जगह पर स्थापित करते हैं, अन्य जहां जीव जंतु और पेड़ पौधे न के बराबर हो या न हो, जीव जंतु नहीं हो, वहां हम निर्जन जगह पर इसका सेटअप कराते हैं। इसको सेटअप कराना बहुत महंगा, बहुत कॉस्टली है, आसान तरीके से सेटअप नहीं होता। यार इसका डिसएडवांटेज है कि एकदम आसान तरीके से हम लोग
लकड़ी जलाए खाना पका लिए तो वैसे नहीं होता है, पेट्रोलियम जलाए खाना पका लिए तो वैसे नहीं होता है। इसका स्थापना सेटिंग बहुत टफ टास्क है। और इसका डिसएडवांटेज क्या है कि न्यूक्लियर एनर्जी की खोज हो जाने से और न्यूक्लियर एनर्जी से ए लॉट ऑफ हीट एनर्जी निकलने के कारण इसका उपयोग लोग बम के रूप में करते हैं, जो अंततः ह्यूमन डिस्ट्रक्टिव है, एनिमल डिस्ट्रक्टिव है, यानी बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब कर सकता है, डिस्ट्रक्शन कर सकता है, विनाश कर सकता है। तो ये सब इसके हम देखते हैं कि डिसएडवांटेज है, ये सब इसके डिसएडवांटेज। अब प्रश्न उठता है कि इन्वायरमेंटल कंसेक्वेंस, कोई भी एनर्जी हम यूज करते हैं, चाहे वह कन्वेंशनल एनर्जी के हो या नॉन कन्वेंशनल एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो किसी न किसी रूप से पर्यावरण का डिस्ट्रक्शन करता ही है, पर्यावरण का नुकसान करता ही है, पर्यावरण को इम्बैलेंस्ड करता है, इकोसिस्टम को इम्बैलेंस्ड करता है। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अगर हम कहीं स्थापित करते हैं तो उससे जलाशय का निर्माण होता है, बहुत बड़ा रिजर्वर बनता है, वाटर रिजर्वर, और वह क्या करता है तो पेड़ पौधे या उसमें रहने वाले हैबिटेट को लॉस पहुंचाता है, नुकसान करता है, उनको वहां से हटाना पड़ता है। तो यह तो किसी न किसी तरीके से प्रकृति को इम्बैलेंस किया। हम कहते हैं कि नहीं, हम इस्तेमाल करते हैं विंड एनर्जी को कि यह कोई पॉल्यूशन नहीं करता, लेकिन विंड एनर्जी की स्थापना करने के लिए या उसके उपकरण इम्प्लीमेंट्स को बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं, उसके उपकरण को बनाने के लिए भी हम बड़े फैक्ट्रियां लगाते हैं और फैक्ट्रियों के द्वारा विंड एनर्जी के लिए जो पार्ट्स बनते हैं, तो हम तो कह सकते हैं कि किसी न किसी रूप में विंड एनर्जी से रिलेटेड भी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हम किसी भी एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं, ऊर्जा के स्रोत का इस्तेमाल करते हैं, किसी न किसी वे में वह डिस्ट्रक्टिव या हमारे प्रकृति के लिए नुकसानदेह है ही। तो हमको क्या करना चाहिए, तो हम लोग को क्या करना चाहिए कि उसका यूज जुडिशियली करना चाहिए, कम से कम यूज करना चाहिए। और घर में आप टीवी चला रहे हो, घर में आप बल्ब जला रहे हो, फैन चला रहे हो, तो आप जब रूम में हो, जब आपको आवश्यकता लगे तभी आप फैन चलाओ, तभी आप बल्ब जलाओ। अगर ऐसा करते हो, गाड़ी की आवश्यकता है तो मोटरसाइकिल भी रखो और आप साइकिल भी रखो। जब आवश्यकता साइकिल के हो तो साइकिल का ही इस्तेमाल करो। अगर ऐसा करते हो, सारे लोग करना शुरू कर दें, तो ऊर्जा के स्रोतों का हम कम से कम इस्तेमाल करेंगे तो हमारा पर्यावरण बचा रह सकता है। इसके बाद है हम लोग का कि हाउ लॉन्ग एनर्जी रिसोर्सेज लास्ट। कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसका एक अनुमान लगाया गया है कि कोयला जो हमारे यहाँ है वह जितना ज्ञात भंडार है अभी तक, जितना हमने खोज सका है, वह अगले 200 सालों में समाप्त हो जाएगा। कहते हैं कि नेचुरल गैस की जहां तक खोज हुआ है वह अगले 60 सालों में समाप्त हो जाएगा। और पेट्रोलियम जो खोज किया गया है, जितना अभी तक ज्ञात उसका स्रोत है, खान है, माइंस हैं, उन माइंस के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि अगले 40 वर्षों में वो समाप्त हो जाएगा। तो अगर आप पहले समाप्त कर दोगे तो बाद में फिर आपको बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा या बहुत परेशानियां झेलना पड़ेगा। इसलिए हम सब यही कामना करते हैं कि हम सब मिल करके ऊर्जा के संसाधनों का संरक्षण करें। तो इस तरह से हम सोर्स ऑफ एनर्जी का पूरा भाग समाप्त कर लिया। धन्यवाद।